हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केम टॉक्स बाय पूजा मलिक। आज की वीडियो क्लास 12th की केमिस्ट्री टॉपिक पे बेस्ड है एंड आज की वीडियो में हम कुछ डिफरेंट करेंगे। पहले की जो मैंने क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस डाली हैं, दे वर ईदर अबाउट क्विक रिविजन और अबाउट डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उससे क्या बेनिफिट है कि आप किसी भी चैप्टर की क्विक रिविजन सीरीज वीडियो देखिए, उससे आपका एक ही वीडियो में वो पूरा रिविजन हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। उन दो वीडियोस में ही आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है बहुत ही इजीली। एंड आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। इस वीडियो में जितने भी केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज हैं उसको हम कवर करेंगे एंड उनको डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं एंड कैसे कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ 30 फॉर्मूलाज ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री एंड इट विल कंप्लीटली डील विद योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑल ऑफ द फॉर्मूलाज विच आर यूज्ड इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन एनी टॉपिक। So let's start with the video. Kindly watch the video and subscribe to my channel. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे, then please like it and share with your friends. So let's start. The first formula which we are going to discuss is related to the chapter solids. This formula is about the density of a solid. यानी कि अगर मुझे एक यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो उसको मैं कैसे कर सकती हूँ। उसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जैसे कि आप फॉर्मूला देख सकते हैं, D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। अब ये टर्म्स क्या है और कहाँ से आई उसको हम देखते हैं। देखो, D तो डेंसिटी है जो हमें निकालनी है, ठीक है जी। जो Z है यहाँ पे वो क्या है, क्योंकि ऊपर का जो टर्म है दैट इज मास ऑफ यूनिट सेल, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं यानी कि Z जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द मास ऑफ यूनिट सेल, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे अगर स्मॉल m यूज करते तो वो यूनिट सेल का मास होता, बट हम यहाँ पे कैपिटल M यूज करें यानी कि मोलर मास, तो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na, यानी कि कैपिटल M क्या है, मोलर मास, और Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक एटम एक यूनिट सेल के लिए हो गया, उसमें कितने एटम्स है वो Z हो गया, उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे जो A क्यूब टर्म है वो क्या है, जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम A क्यूब यूज कर रहे हैं। बेसिकली A इज द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड जब हम उसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। Thus, it gives us the formula D यानी कि density is equal to Z into M divided by Na into A cube. Clear? Now, the second formula और सेकेंड फॉर्मूला डिस्कस करने की जगह हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर वो सारे फॉर्मूलाज कवर हो जाएंगे। सो बेसिकली सेकेंड जो है दैट इज रिलेटेड टू द पैकिंग एफिशिएंसी एंड रिलेशन ऑफ रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल्स। तो इसमें हम हर यूनिट सेल के लिए एक ही टेबल में डिस्कस कर लेंगे कि उनके एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, उनमें कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं एंड उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। ओके, सो लेट्स सी द टेबल। देखो, फर्स्ट कॉलम है यूनिट सेल टाइप, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, एंड नंबर ऑफ एटम्स आप देख सकते हो, रिलेशन बिटवीन R एंड A यानी कि रेडियस एंड एज लेंथ एंड दी पैकिंग एफिशिएंसी। सो एक एक करके इनको देखते हैं। फर्स्ट वन यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, 1। हाउ, नंबर ऑफ एटम्स जो इसमें होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल में, क्योंकि एक जो कॉर्नर है वो 8 यूनिट सेल्स में फर्दर शेयर हो रहा है, दैट इज वाई। और एक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1। अगर किसी को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने में कोई इश्यू आता है तो आप इस चैप्टर की मेरी क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ सॉलिड देख सकते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन R एंड A, यानी कि अगर हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो उसमें रेडियस और एज लेंथ में क्या रिलेशन होता है, इट इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 2R। बुक में इसकी आपकी पूरी डेरिवेशन गिवन है बट यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है जी। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी जो इसमें होती है वो होती है 74%। बेसिकली पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है, देखो हमने बोला कि जैसे सिंपल क्यूबिक है
तो उसमें जो एटम्स है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। बट अगर हमारे 8 कॉर्नर्स पे एक एक एटम प्रेजेंट भी है जो फर्दर शेयर हो रहा है, उसके बाद भी यूनिट सेल में कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली बचेगा, है ना। तो अब जो स्पेस ऑक्यूपाई हो पाया है उन एटम्स की वजह से यूनिट सेल में, उसी को हम बोलते हैं उस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, BCC यूनिट सेल। इसमें नंबर ऑफ एटम Z इज इक्वल टू 2 होता है। रिलेशन बिटवीन A एंड R क्या है? A इज इक्वल टू 4R/√3। ये डायरेक्टली कई बार न्यूमेरिकल्स में आपका यूज हो जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो जो BCC है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी है 68%। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं एग्जाम में बोर्ड के, तो ये सब MCQ में बहुत इजीली पूछे जा सकते हैं। दिल आज की BCC यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी बताओ, और 4 ऑप्शन में आपको अलग अलग परसेंटेज देंगे एंड आपको राइट परसेंटेज को चूज करना होगा। सो BCC के लिए इट विल बी 68%। नाउ मूविंग ऑन टू FCC। अगर हम FCC यूनिट सेल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4। रिलेशन बिटवीन A एंड R इज A इज इक्वल टू 2√2R एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 52.4%। जैसे BCC वाला हमने डिस्कस किया, उसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स पे और बॉडी सेंटर पे। और जो FCC वाला है जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4%, इन दिस द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स प्लस एट सेंटर ऑफ ईच फेस। ओके, ये सॉलिड्स के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए इन 2 यूनिट्स में, ठीक है जी। नाउ थर्ड पॉइंट, ये सॉल्यूशंस चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें जो बिल्कुल छोटे से बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। जो सबसे बेसिक फॉर्मूला हम सॉल्यूशंस में यूज करते हैं दैट इज मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। देखो मास परसेंटेज, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यानी कि एक सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मुझे मास परसेंटेज निकालना है, मैं उसी के मास को किससे डिवाइड कर दूंगी? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा? बस मास की जगह वॉल्यूम टर्म यूज होगा। सो यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर? नाउ फोर्थ पॉइंट आप देखिए। फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू PPM कैलकुलेशन, यानी कि सॉल्यूशन में हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं और अलग अलग पैरामीटर्स हम टाइम टू टाइम यूज करते रहेंगे। जो कन्वीनियंट होगा, हम किस तरह की सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम इसकी यूनिट्स को चेंज करते रहते हैं। अगर हमें बहुत ही लेस अमाउंट में कॉन्सेंट्रेशन देखनी है सॉल्यूशन की, उसकी बात हो रही है, तो उसमें हम PPM यूनिट्स को यूज करते हैं। सो PPM का फॉर्मूला यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं हम उन सबका ही टोटल ले रहे हैं इनटू 10⁻⁶। जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका PPM वैल्यू आ जाएगा। नाउ फिफ्थ पॉइंट में जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये भी सॉल्यूशन से रिलेटेड एक टर्म है। मोल फ्रैक्शन बहुत ही अच्छा पैरामीटर है कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए। ठीक है जी, सो इसमें हम क्या लिख रहे हैं? मोल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम काई से डिनोट करते हैं। अगर मुझे किसी भी कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो मैं क्या करूंगी, उसके मोल्स को सॉल्यूशन में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के मोल से डिवाइड कर दूंगी। जैसे अगर मेरे पास बोलते हैं कि हमने सॉल्यूशन जो बनाया उसमें 2 कंपोनेंट थे A एंड B, ठीक है जी, तो मोल फ्रैक्शन A का मुझे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ऐसे ही अगर मुझे इसमें B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी कि NA प्लस NB। क्लियर? अब देखो मोल फ्रैक्शन की एक और खास बात क्या है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, टोटल सॉल्यूशन में से फ्रैक्शंस हम अलग अलग सबके ले रहे हैं, तो जितने भी मोल फ्रैक्शन होंगे इंडिविजुअली एक सॉल्यूशन में अलग अलग कंपोनेंट्स के, उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स है A और B, सो काई A प्लस काई B विल बी इक्वल टू 1 यूनिट। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट में हम मोलैरिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको स्टडी करेंगे। जो मोलैरिटी होती है हम उसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पता है जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो अगर मुझे किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है तो मैं क्या करूंगी, उसके सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। सो M इज इक्वल टू N अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब अगर ऐसा हो कि वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन हो तो हम क्या करेंगे, बस उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे मोलारिटी का फॉर्मूला मॉडिफाई हो सकता है अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख रही हूँ गिवन मास अपन मोलर मास, यानी कि W बाय कैपिटल M, और वॉल्यूम हम यहाँ पे लीटर की जगह मिलीलीटर में अगर गिवन हो बाई चांस क्वेश्चन में इन द न्यूमेरिकल। सो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी W into 1000 divided by M into volume in milliliters. Clear? Now formula 7th, मोलालिटी के लिए बेस्ड है। मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो जैसा आप देख सकते हो मोलालिटी और मोलालिटी में जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर में वो सेम है, बस मोलालिटी में हम वॉल्यूम यूज कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, एंड मोलालिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। रिमेंबर इट इज मास ऑफ सॉल्वेंट नॉट द सॉल्यूशन एंड इट इज टेकन इन केजी। सो मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा N अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट हम यहाँ पे A एज्यूम कर रहे हैं, सॉल्यूट B, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि WA इन केजी। इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्स को अगर हम पुट कर देते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, और अगर बाई चांस हमें सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में गिवन है तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मोलारिटी का फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा इनटू M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। यहाँ पे WB क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नाउ इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपैरिजन का भी आता है कि मोलारिटी और मोलालिटी का कंपैरिजन करें तो कौन सा बेटर है। सो इन दोनों में से मोलालिटी इज बेटर एंड वो ज़्यादा यूज किया जाता है। रीज़न, क्योंकि जो मोलालिटी है उसमें मास ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं और मोलालिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो जो वॉल्यूम होता है एक्चुअली में वो टेम्परेचर से इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से इफेक्टेड है, सो वो तो ऑब्वियसली ईजिली चेंज हो सकता है। इसी वजह से हम मोलालिटी को कम प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मोलालिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला 8। अब ये सॉल्यूशन के जो बेसिक कैलकुलेशन फॉर्मूलाज होते हैं वो कवर हो गए हैं, ठीक है जी। अब हम आ गए हैं हेनरीज लॉ पे, यानी कि अगर हम गैसियस कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है जी। तो हेनरीज लॉ आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज P इज इक्वल टू KH इंटू काई। अब इसको समझते हैं कि टर्म्स क्या क्या है। देखो P यहाँ पे क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ओके। काई क्या है, मोलर फ्रैक्शन ऑफ द गैस, जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, हेनरीज लॉ की बात हो रही है, एंड KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट। अब अगर हम इसकी स्टेटमेंट की बात करें हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ एक्चुअली में कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ partial pressure of gas in vapor phase P is proportional to mole fraction of gas chi in solution. Okay, so this is your ninth point. The next one is Raoult's law, ठीक है जी। जैसे हेनरीज लॉ में हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को कंसिडर करके चल रहे हैं, ऐसे ही राउल्ट्स लॉ में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया एंड उसके अंदर कोई वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट है तो तब पार्शियल वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको राउल्ट्स लॉ बताता है, ठीक है जी। सो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, यानी कि इसमें भी जो डिपेंडेंस है वो मोल फ्रैक्शन के ऊपर ही है। तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू काई 1, ठीक है जी। P1 क्या है, जिस कंपोनेंट के लिए हम पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। P1 नॉट क्या है, जो प्योर का पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, व्हेन कंपोनेंट इज प्योर। एंड जो काई 1 है वो क्या है, उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ऐसे अगर हमें कंपोनेंट 2 के लिए निकालना है तो वील कैलकुलेट इट एज P2 इज इक्वल टू P2 नॉट काई 2। ओके,
नाउ अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी टोटल क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट काई 1 प्लस P2 नॉट काई 2। ये हो गया रिलेटेड टू राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 10th, इट इज रिलेटेड टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है, देखो ये वो प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट देयर नेचर, यानी कि इसमें नेचर नहीं देखा जाता पार्टिकल्स का, बट उनका जो नंबर है उसके वजह से ये प्रॉपर्टीज चेंज होती है, चाहे वो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। ठीक है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है, दीज आर 4: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, elevation of boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure। अब इनको हम नेक्स्ट पॉइंट में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है जी, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, देखो हमने एक अपना प्योर सॉल्वेंट लिया, उसके अंदर हमने कोई वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर चेंज हो गया। अब जो फाइनल वेपर प्रेशर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद वेपर प्रेशर बनता है ना सॉल्यूशन को, वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अब हम देखते हैं। सी P1 इज इक्वल टू काई 1 P1 नॉट, अभी हमने देखा था। ठीक है जी, थ्रू हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर जो आया वो क्या होगा, जो प्रेशर से, देखो रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या है, जो पहले था माइनस जो अब है। जो पहले था यानी कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 नॉट माइनस जो अब है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1। ये सिर्फ अब एक कॉम्पोनेंट की बात की हमने, सिर्फ P1 के लिए जो चेंज आया उसके प्रेशर में। सो P1 नॉट माइनस P1 यानी कि P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई 1। अब P1 नॉट कॉमन आ गया, सो इट बिकम्स P1 नॉट ब्रैकेट 1 माइनस काई 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, नाउ 1 माइनस काई 1 अभी हमने डिस्कस किया, दो कॉम्पोनेंट है 1 एंड 2। सो जो काई 1 प्लस काई 2 होगा दैट इज इक्वल टू 1, है ना। सो 1 माइनस काई 1 क्या हो जाएगा, काई 2। सो डेल्टा P1 बिकम्स P1 नॉट काई 2। अब रिलेटिव लोअरिंग की हम बात करेंगे, ये तो सिर्फ लोअरिंग हो गई। लोअरिंग मीन्स डेल्टा P1, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग यानी कि जब हम इसको प्योर सॉल्वेंट से कंपैरिजन करेंगे। सो रिलेटिव लोअरिंग विल बी डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू काई 2 P1 नॉट अपॉन P1 नॉट। सो P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड हमें क्या मिलेगा, काई 2 टर्म। सो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट यानी कि जो रिलेटिव लोअरिंग है वेपर प्रेशर की दैट इज इक्वल टू काई 2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड कॉम्पोनेंट। अब हम काई 2 को क्या लिख सकते हैं, मोल of second component divided by total moles, that is N2 upon N1 plus N2। सो therefore डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है यानी कि मोल्स ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मोल्स ऑफ 2। यहाँ पे जो 1 कॉम्पोनेंट है वो सॉल्वेंट है एंड जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है वो सॉल्यूट है। सो नेचुरली मोल्स ऑफ 1 विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन मोल्स ऑफ 2। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में N2 को इग्नोर कर सकते हैं एज कंपेयर टू N1। सो काई 2 का जो फैक्टर है वो किस में रिड्यूस हो गया, N2 अपॉन N1 में। बस ये मोल्स है तो हम यहाँ पे दोनों में क्या वैल्यूज पुट कर देंगे, गिवन मास अपन मोलर मास की टर्म्स में। सो जो अब रिड्यूस्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर का, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो वो टेम्परेचर जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट। देखो अब हमने क्या किया, अपने सॉल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो उससे क्या हुआ, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब जब हम सॉल्यूशन को बॉईल करेंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, जब हमें वेपर प्रेशर जो लिक्विड का मिलेगा
वो हमें एटमॉस्फेरिक के प्रेशर के इक्वल करना है, तभी वो बॉयल होगा सॉल्यूशन। अब हुआ क्या, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया यानी कि मुझे उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए अब और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो पहले था उससे थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी। सो इस टर्म को समझने के लिए जो हम डिनोशन यूज करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, हम यूज करते हैं डेल्टा टी बी। प्योर सॉल्यूशन के लिए जो हम बॉइलिंग पॉइंट का टर्म यूज करते हैं टीबी नॉट, एंड सॉल्यूशन के लिए जो हम यूज करते हैं टीबी, एंड प्योर सॉल्वेंट के लिए टीबी नॉट। क्लियर। सो डेल्टा टीबी दैट इज एलिवेशन इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। अब देखो, जब एक्सपेरिमेंटली रिसर्च की गई तो ये देखा गया जो ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट का वो डिपेंड करता है मोलालिटी पे। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की जितनी ज़्यादा मोलालिटी होती है उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। सो इसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एंड यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम टर्म यूज करते हैं के बी, एक कांस्टेंट यूज करेंगे। सो डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये जो के बी टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं यूजिंग अ टर्म एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार एक मार्क में सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, तो वो ये के बी ही होता है। इसको हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसको हम मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको हम अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं। नाउ अब डेल्टा टी बी क्या हो गया, इट इज इक्वल टू के बी इंटू एम, यानी कि मोलालिटी। अब जो हमने मोलालिटी का फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में सॉल्यूशंस चैप्टर के, उसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। ओके। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो जो हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है उसको M2 को, उसके मोलर मास को हम इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें मोलर मास कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं। सो इसको रीअरेंज करो, M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। सो अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है जिसमें ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है तो आप वैल्यूज को पुट करके इजीली मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट 12th पॉइंट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है ना, बिकॉज ऑफ क्योंकि वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में इक्वल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ऐसे ही फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी तरह से रिलेट होता है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, एंड उसमें डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज। जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है उसको भी हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं टू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं के एफ से। सो के एफ को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड इसको ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ओके। नाउ डेल्टा टी एफ यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, प्योर माइनस दैट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि अब तो प्योर का ज्यादा सॉल्यूशन को तो डिप्रेशन में चला गया यानी कि डिक्रीज हो गया। सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। इनके डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको भी मैथमेटिकली आप बिल्कुल सेम रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मोलालिटी का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, ऐसे ही यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं। सो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। अब इसको भी आप रीअरेंज करो तो M2 क्या हो गया, M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। ओके। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा पाई इज इक्वल टू CRT। सो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर,
C इज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है जी, जिसको हम N2/V भी लिख सकते हैं. R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर. सो पाई इज इक्वल टू WT/RT अपॉन M2V. बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने गिवन मास अपॉन मोलर मास से रिप्लेस कर दिया, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा. इसको भी हम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. बिल्कुल सिंपल है, रीअरेंज कर दो तो क्या बन जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2RT बाई पाई इंटू V. ठीक है जी. अब जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ. देखो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो जब एक साइड से दूसरी साइड पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस. ठीक है जी. ये मूवमेंट होता कहाँ है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ होता है. अब अगर मैं इस फ्लो को रोकना चाहती हूँ कि ये सॉल्वेंट फ्लो ना करे इस तरह से, उस फ्लो को रोकने के लिए जो मैं प्रेशर लगाऊंगी दैट विल बी ऑस्मोटिक प्रेशर. उसी को हम यहाँ पे पाई से डिनोट कर रहे हैं. क्लियर? ओके, आई होप सो. नाउ नेक्स्ट इज 14th पॉइंट, दैट इज एबनॉर्मल मोलर मास. देखो एबनॉर्मल मोलर मास अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी हमने क्या बोला कि हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. तो जब इन्हीं सॉल्यूट पार्टिकल्स का किसी कंडीशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स आपस में जुड़ते हैं, या डिसोसिएशन यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि एक एबनॉर्मेलिटी जनरेट हो गई, यानी कि जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अलग कुछ हुआ. इसी वजह से कई बार क्या होता है, जो हम मोलर मास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आना चाहिए वो नहीं आता, या तो उससे कम आ जाता है या फिर उससे ज़्यादा आ जाता है. इसी डिफरेंस इन मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास. अब इस एबनॉर्मल मोलर मास से क्या इफेक्ट आया इन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसको अकाउंट करने के लिए हम आई टर्म यूज करते हैं. इस आई को हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर. किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल्स का किसी सॉल्यूशन में कितना एसोसिएशन हुआ है या कितना डिसोसिएशन हुआ है, उसको हम आई की वैल्यू से जज कर सकते हैं. ठीक है जी. अगर डिसोसिएशन हुआ है यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हुए हैं, इंक्रीज हो गया उनका नंबर, ठीक है, नंबर इंक्रीज हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली नंबर पे डिपेंड करती है. सो इस केस में आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी. अगर एसोसिएशन हुआ है, मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हैं, नंबर डिक्रीज हो गया है, तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी. एंड इस आई को अगर मुझे कैलकुलेट करना है यूजिंग अ फॉर्मूला, देन आई विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है जी. इन फॉर्मूलों से हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 15th पॉइंट. सो 15th पॉइंट ये कहता है कि अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो पहले थी उनमें अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ, यानी कि नंबर चेंज हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इसका मतलब हमें इनको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम इसमें वेंट हॉफ फैक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं. उसके लिए बस हम इस आई टर्म को सब फॉर्मूलाज में इंक्लूड करेंगे. आप देख सकते हो मॉडिफाइड फॉर्म. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू I इंटू N2/N1. ऐसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB डॉट M. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF डॉट M. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I डॉट N2RT बाई V. ठीक है जी. ये सब आपके मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म्स है. सो ये हो गया आपका 15th पॉइंट. आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो एंड ये सभी फॉर्मूला आपको समझ में आए हो. एंड इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, उसमें आपके जो आगे के 15 फॉर्मूलाज हैं वो कवर हो जाएंगे. सो यू मस्ट वॉच इट. एंड इसमें अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई एम श्योर कि आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप ढूंढते हो या रिवीजन के लिए कुछ ढूंढते हो कि मैं एकदम से उस चीज़ को वापस रिवाइज कर लूँ जो मैंने पढ़ा था, तो उसके लिए आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपकी सारी फिजिकल केमिस्ट्री इसी के अंदर रिवाइज हो जाए. सो वॉच द वीडियो एंड अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी.
थैंक यू सो मच।